हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मोहनीस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आज हम सीखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जहां पे अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भीतर स्क्रोटम, टेस्टिस और एसेसरी डक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी टॉपिक NCERT 12th चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जहाँ पर रिप्रोडक्शन वर्ड दो और वर्ड से मिलकर बना है, री और प्रोडक्शन। जहाँ पर री का मतलब हो गया बार बार और प्रोडक्शन मतलब बनाना। तो किसी चीज़ को बार बार बनाने को अपन कह रहे हैं रिप्रोडक्शन। तो हम ह्यूमंस अपनी फैमिली को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसे अपन कह रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम ह्यूमंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और हम विविपेरस प्रकार के होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो प्रकार के गैमिट बनेंगे, एक मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, और दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और विविपेरस क्या होता है? ऐसे एनिमल्स जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, ना कि अंडों को। तो हम ह्यूमंस सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, इसलिए हम हैं विविपेरस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इस सिस्टम में हम वन पेयर टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स और पेनिस को ऐड करते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो फिर ऐसा सेक्स ऑर्गन जिसमें गैमिट का फॉर्मेशन होता है उसे अपन कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो फिर मेल ह्यूमन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस, जिसमें बनता है मेल गैमेट स्पर्म। और फीमेल ह्यूमन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी, जिसमें बनता है फीमेल गैमेट ओवा। यहाँ पर गैमेट हम उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, जहाँ पर मेल गैमेट हो गया स्पर्म और फीमेल गैमेट हो गया ओवा। तो फ्रेंड्स, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इन दोनों को एक साथ हम कहते हैं गोनैड, या फिर हिंदी में जनद। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो फिर ऐसे सेक्स ऑर्गन जो गैमेट को जाने के लिए रास्ता और फर्टिलाइज होने के लिए जगह प्रोवाइड करे, उन्हें अपन कहेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो कि मेल ह्यूमन में एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरिथ्रल और पेनिस है। जबकि फीमेल ह्यूमन में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना, बर्थोलिन ग्लैंड। तो फ्रेंड्स, एक फीमेल ह्यूमन में जो ब्रेस्ट होता है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं होता, वो होता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। क्योंकि जब एक फीमेल किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उन्हीं हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीमेल के मेमरी ग्लैंड में मिल्क का सिक्रीशन होता है, और इसीलिए अपन उसको सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर बोल रहे हैं, ना कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो चलिए अब पढ़ते हैं मेल ह्यूमन के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के बारे में। अब आप बस इमेज में कंसंट्रेशन कीजिए और मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो फिर एक मेल ह्यूमन में वन पेयर टेस्टिस होता है, और ये टेस्टिस एक थैले के समान या फिर पाउच के समान स्ट्रक्चर में रहता है। उस पाउच के समान स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं स्क्रोटम या फिर वृषणकोश। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ये दोनों टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, जो कि इंग्विनल कैनल के थ्रू स्क्रोटम में उतर जाते हैं। अब यहाँ पर समझिए, एक मेल ह्यूमन के दोनों टेस्टिस बॉडी के बाहर स्क्रोटम में क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि टेस्टिस के अंदर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन। और टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेस्टिस को बॉडी टेम्परेचर के कंपेयर में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है, और उसी कम टेम्परेचर को प्रोवाइड करने के लिए किसी भी मेल ह्यूमन में उसका टेस्टिस बॉडी से बाहर एक थैले के समान स्ट्रक्चर स्क्रोटम में होता है। लेकिन क्या होगा जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर या तो कम हो जाएगा या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब ठंडी के दिन में और गर्मी के दिन में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्क्रोटम के दीवार में एक मसल पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं डार्टोस मसल,
और ये मसल क्या करता है, जब ठंडी के दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो ये डॉर्टस मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, संकुचित हो जाता है। और ऐसा होने से क्या होता है, स्क्रोटम का साइज छोटा हो जाता है और स्क्रोटम का साइज छोटा हो जाने से उसमें हीट लॉस भी कम हो जाता है। बिल्कुल इसके अपोजिट गर्मी दिन में होता है। डॉर्टस मसल स्क्रोटम की दीवार को शिथिल कर देता है, लूज कर देता है, जिससे स्क्रोटम का साइज बढ़ जाता है और साइज बढ़ जाने से हीट लॉस भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से गर्मी के दिन में भी स्क्रोटम अपने अंदर के टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखता है। किसकी हेल्प से? डॉर्टस मसल की हेल्प से। अब ये दोनों टेस्टिस स्क्रोटम की दीवार से एक फ्लेक्सिबल इलास्टिन फाइबर के थ्रू जुड़े होते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं गबरनैकुलम। आप इमेज में देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये दोनों टेस्टिस ऊपर की ओर एब्डोमेन कैविटी से एक रस्सी या फिर कॉर्ड के समान स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं, जिसे हम कह रहे हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड इलास्टिन फाइबर का बना होता है और इस कॉर्ड के अंदर वास डिफरेंस आर्टरी, वेन्स, नर्व्स और लिम्फेटिक्स पाए जाते हैं। तो चलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एसेसरी डक्ट और ग्लैंड्स को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे एनसीईआरटी बुक का डायग्राम। तो हम इसी सेम डायग्राम को मेरे अपने डायग्राम से समझेंगे। इस डायग्राम में सब कुछ इतना कलरफुल सिर्फ समझने के लिए है, रियल में इतना कलरफुल नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो फिर स्क्रोटम के अंदर होता है टेस्टिस और ये टेस्टिस स्क्रोटम की दीवार से गबरनैकुलम के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। इन सब चीज़ों को हमने थोड़ी देर पहले ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट, टेस्टिस के ऊपर से एक ट्यूब निकलती है जिसे हम कहते हैं वास डिफरेंस और ये वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर के ऊपर से लूप बनाती है। अब वास डिफरेंस का आखिरी किनारा फुला हुआ होता है और इसी फुले हुए पर्टिकुलर पार्ट को कहते हैं एम्पुला। अब एम्पुला के जस्ट नीचे पास में ही एक ग्लैंड होता है जिसे अपन कहते हैं सेमाइनल वेसिकल। ये सेमाइनल वेसिकल वन पेयर्ड होता है, एक जोड़ी होता है। और जब यही सेमाइनल वेसिकल और एम्पुला एक कॉमन डक्ट में ओपन होते हैं तो उस डक्ट को बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड के पास से गुजरने वाले यूरेथ्रा में जाकर मिल जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड नंबर में 1 होता है। ये अनपेयर्ड स्ट्रक्चर है। अब जब हम प्रोस्टेट ग्लैंड से आगे जाते हैं तो हमको मिलता है एक जोड़ी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये तीनों ग्लैंड मतलब सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल, ये तीनों अपने सिक्रीशन को यूरेथ्रा में रिलीज करते हैं और इनका सिक्रीशन पेनिस के थ्रू होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाता है। इनका सिक्रीशन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। इनका सिक्रीशन मेटिंग के समय या फिर सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय होता है। सॉरी, स्ट्रक्चर में आपको एक चीज़ बताना भूल गया था। टेस्टिस के ऊपर जो आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, मतलब बहुत ज़्यादा कुंडलित संरचना है और इसका लेंथ 6 मीटर होता है। एपिडिडाइमिस के आखिरी किनारे या फिर टेल पार्ट को काउडा कहते हैं और जहाँ पर काउडा ख़त्म होता है वहीं पर से वास डिफरेंस स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इस डायग्राम में एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल और पेनिस के बारे में पढ़ा, जहाँ पर शुरू के ये 3 स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट, ये तीनों एसेसरी डक्ट है, जबकि उसके बाद आने वाले 3 स्ट्रक्चर सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल, ये तीनों ग्लैंड्स हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे एनसीईआरटी बुक का डायग्राम। सेम इसी डायग्राम को मेरे अपने डायग्राम से समझेंगे। उससे पहले आपको कुछ बेसिक सी बातें बता देता हूँ। तो हम ह्यूमंस में 1 पेयर टेस्टिस पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स
ऑर्गन। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें गैमिट का फॉर्मेशन होता है। कौन सा गैमिट? स्पर्म का। तो फिर हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस में गैमेट के फॉर्मेशन के साथ साथ एक मेल सेक्स हार्मोन का भी फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कहते हैं एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो चलिए टेस्टिस के लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शनल डायग्राम के थ्रू उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, टेस्टिस के बाहर एक दोहरी परत होती है जिसे अपन कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ये ट्यूनिका वेजाइनेलिस 2 लेयर से मिलकर बना होता है। तो जो बाहरी लेयर होता है उसे अपन कहते हैं पेराइटल, और जो इंटरनल लेयर होता है उसे अपन कहते हैं विसरल। ये दोनों पेराइटल और विसरल, इन दोनों को कंबाइन रूप से अपन कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनेलिस। दोहरी लेयर होने की वजह से पेराइटल और विसरल के बीच में एक कैविटी बन जाती है जिसे हम कहते हैं वेजाइनल कैविटी। इस वेजाइनल कैविटी में एक फ्लूइड भरा होता है जो कि टेस्टिस को मैकेनिकल जर्क या फिर बाहरी झटकों से बचाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये ट्यूनिका वेजाइनेलिस टेस्टिस के सिर्फ और सिर्फ वेंट्रल सरफेस में पाया जाता है। डॉर्सल सरफेस में ये एब्सेंट होता है। अब टेस्टिस के आउटर लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जब ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस के बीचों बीच एक खड़ी लाइन के रूप में मुड़ जाती है तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मीडिया स्टीनम। और जब यही ट्यूनिका एल्बुजिनिया हॉरिजॉन्टल लाइनों में मुड़ जाती है तो इन हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं सेप्ट्यूला टेस्टिस। और इन्हीं हॉरिजॉन्टल या फिर आड़ी लाइनों की वजह से टेस्टिस के अंदर 250 छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल के भीतर बहुत सारी ब्लड कैपिलरी पाई जाती है जिसे मैंने डायग्राम में रेड कलर की डैश डैश लाइन के रूप में दिखाया है। और इन्हीं रेड कलर की डैश डैश लाइनों को हम कहते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। अब टेस्टिस के भीतर 250 छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं जिसे हमने कहा टेस्टिकुलर लोब्यूल। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के भीतर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। और इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब हमारे पास है 250 छोटे छोटे टेस्टिकुलर लोब्यूल और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के भीतर है 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक सीधे ट्यूब के रूप में बाहर की ओर खुलती है जिसे हम कहते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी। तो फिर इमेज में तो सिर्फ आपको 4 ही ट्यूबुलाई रेक्टी दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जब 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल से बहुत सारे ट्यूबुलाई रेक्टी निकलेंगे तो वो आपस में मिलकर एक जाल बना लेंगे, नेट बना लेंगे, जिसे अपन कहेंगे रेटे टेस्टिस। अब इसी रेटे टेस्टिस से 12 से 20 पतली पतली ट्यूब्स निकलेंगे जिसे हम कहेंगे वासा इफ्रेंसिया। इस वासा इफ्रेंसिया के भीतर बहुत सारे सिलिया पाए जाते हैं ताकि स्पर्म को एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कराया जा सके। ये वासा इफ्रेंसिया हाईली कॉइल्ड 6 मीटर लंबी एपिडिडाइमिस में खुलती है। ये एपिडिडाइमिस 3 पार्ट में बटा होता है। तो जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है उसे कहते हैं कैप्यूट, और जो बीच का पार्ट होता है उसे कहते हैं कॉर्पस, और जो सबसे नीचे का पार्ट होता है जो एपिडिडाइमिस का टेल पार्ट बनाता है उसे अपन कहते हैं काउडा। काउडा का मीनिंग ही टेल होता है, और काउडा जहाँ पर से ख़त्म होता है वहाँ से स्टार्ट होता है वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस आगे जाकर इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा में जाकर मिल जाता है। तो फिर हमारा स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के भीतर बनता है और वहाँ से ये ट्यूबुलाई रेक्टी, रेटे टेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा से होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो स्पर्म का बॉडी से बाहर निकल जाना कहलाता है इजैकुलेशन। तो फ्रेंड्स, टेस्टिस के स्ट्रक्चर में शामिल होने वाले डक्ट हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलाई रेक्टी, रेटे टेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा।
तो इसमें जो शुरू के 4 स्ट्रक्चर हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलाई रेक्टी, रेटे टेस्टिस और वास इफ्रेंसिया, ये चारों स्ट्रक्चर टेस्टिस के भीतर पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट। और इन चारों को छोड़कर जो बाकी के स्ट्रक्चर हैं, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा, ये टेस्टिस के बाहर पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट। तो फ्रेंड्स, आज के इस पूरे टॉपिक में अगर आपको कुछ याद रखना है तो वो है सिर्फ और सिर्फ डायग्राम, क्योंकि आपने डायग्राम याद कर लिया तो आपने सब कुछ याद कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।